बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ नहीं लटकाए। बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला उदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं आशुतोष राणा धरोहर में आज आपको सुना रहा हूं चंदेल कालीन लोक महाकाव्य आलाखंड में वर्णित रणबांकुरे आला उदल की अमर कहानी का दूसरा भाग। मेरी मिट्टी मांडोगढ़ की जीत के बाद आला उदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी थी, पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा उनका मामा माहेल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और एक नए षड्यंत्र में लग गया। एक दिन, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम सुना है? सिरसागढ़? हाँ सुना तो है, लेकिन अचानक मामा जी आप। तो फिर तुम ये भी अवश्य जानते होगे कि राजा परमाल ने तुम्हारे पिता को उसका शासन सौंप दिया था। नहीं तो ये तो मुझे मालूम नहीं था। अरे मालूम कैसे चलेगा भांजे, पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया। ये बात सुनकर मलखान अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, उसका खून खौल उठा। वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास पहुंच गया। आला और उदल वहां पहले से ही मौजूद थे। महाराज की जय हो। कहो पुत्र, इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हो? आपने मेरे पिताश्री को सिरसागढ़ का शासन सौंप दिया था और फिर पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया था। महाराज, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बात तो मुझे आज तक किसी ने बताई ही नहीं। इतना बड़ा अनर्थ और हमें सूचना तक नहीं। देखो पुत्र, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है और फिर पृथ्वीराज बहुत बड़े वीर हैं और उनके पास विशाल सेना भी है। उनसे युद्ध करना मानो मौत को बुलावा देना है और फिर जितना राजपाट हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्षमा करें महाराज, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, सिरसागढ़ को हमें पुनः जीतना होगा। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान और सम्मान वापस चाहिए। लंबी बहस के बाद महाराज परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अगले कुछ ही दिनों में सिरसागढ़ पर आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली गई। फिर से आला के हाथों में महोबा की सेना की कमान सौंप दी गई। एक दूत के हाथों सिरसागढ़ के राजा और दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारत को यह संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो या फिर किला खाली कर दो। अकस्मात ये संदेश मिलने के बाद राजा पारत घबरा गया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलवा भेजा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मांडवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज, मेरा विचार है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति की सूचना भेज दी जाए। मंत्री का सुझाव मान पारथ ने अपने पिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा। महामंत्री, हमारे हिसाब से सेना को तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना कर दिया जाना चाहिए। आपने ठीक फरमाया है महाराज। 10,000 सैनिक, सभी घुड़सवार, ताकि वे जल्द से जल्द सिरसागढ़ पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। सेनापति चामुंडा राय, आप कल तड़के ही सिरसागढ़ के लिए कूच करें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनकी सेना का रणनायक चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की फौज लेकर सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। इधर
महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी और अगले ही दिन प्रातःकाल आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर आक्रमण कर लिया। पारस भी अपनी सेना के साथ तैयार थे। रणभेरियां बज उठी थी। युद्ध आरंभ हो चुका था। 6 दिनों तक घनघोर घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय न निकला कि घोड़ा बिचला था ऊदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। और फिर 7वें दिन ऊदल ने तलवार मारकर पारथ को घायल कर दिया। घायल पारथ ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। यह साफ हो गया था कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं पहुंचती तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है कि बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही नहीं जाए। खुशकिस्मती से चामुंडा राय अपने 10,000 जांबाज सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच चुका था। चामुंडा राय को लगता था कि वो अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ महोबा के कुछ मामूली से सैनिकों को आराम से परास्त कर देगा और अगले दिन उसने व्यूह रचना के तहत आला और ऊदल को चारों तरफ से घेर लिया। चामुंडा राय के सैनिकों से अपने आप को घिरा देखकर ऊदल ने ललकार कर चामुंडा राय से कहा, रे चढ़ा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। और फिर भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आल्हा ऊदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने सिरसागढ़ की एक न चली और चामुंडा राय को पारथ को साथ में लेकर सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। महोबा के वीर रणबांकुरे एक बार फिर से विजयी हुए थे कि बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आला ऊदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। ना केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल भी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से खिन्न था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए कि आला ऊदल की ये कीर्ति, ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आला और ऊदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए जिनका नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तीव्रता से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं, अधर में चल रहे हैं। आला ऊदल इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और माहिल को एक तरकीब सूझ गई। वे सीधे रनिवास में जाकर अपनी बहन मलहना से मिले और मलहना के कान भरने लगे। बहना, प्यारी बहना, सुनाई दे रहा है कि आल्हा ऊदल ने घोड़े खरीदे हैं, बेशकीमती घोड़े। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या दरकार। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा। इसमें काला क्या है भैया? युद्ध के लिए तो घोड़े हमेशा खरीदे जाते हैं। कितनी भोली है मेरी बहना। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए तो फिर किस लिए? अब बहना मेरे मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन जहां तक मेरे गुप्तचरों ने बतलाया है कि आल्हा ऊदल के मन में खोट, ये दोनों महाराज और ब्रह्मा को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं, तभी ये घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बहन, मन तो मेरा भी चाहता है कि ये बात झूठ हो, लेकिन कहीं अगर ये बात सच निकली तो फिर उस दिन हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए उचित तो यही होगा कि तुम महाराज को इस बात से अभी अवगत कराओ। हाँ, आप उचित ही कह रहे हैं। मैं अभी जाके बात करती हूँ महाराज से।